आज कश्मीर से जो तस्वीर सामने आई है, जब प्रधानमंत्री अपने कंधे पर तिरंगा लेकर चल रहे हैं, वो तस्वीर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए भी संदेश, वो तस्वीर इस देश की विकास की कहानी है। और वो तस्वीर सिर्फ पुल की नहीं है, ब्रिज की नहीं है। तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री की यह तस्वीर हर एक भारतीय की जीत की कहानी, विकास और शौर्य की कहानी है। पूरे पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ाने वाली ये तस्वीर है। ये वो पल है जब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज, तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। और जब प्रधानमंत्री हाथ में तिरंगा लेकर कंधे पर तिरंगे को उठाकर चल रहे थे, तो चीन और पाकिस्तान की हसरतें मटिया मेट हो रही थी। क्योंकि यह सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है दोस्तों, ये उस हौसले, उस जज्बे का चमत्कार है जिसने इस ब्रिज को बनाने का काम किया। आज खुद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह ब्रिज लंबे समय से अटका हुआ था, लेकिन एक जज्बा दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज को कंप्लीट करने का, उसे पूरा करने का, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने का, भारत की सेनाओं को मजबूत करने का, जो इस ब्रिज में नजर आता है। लेकिन इस ब्रिज में एक और चीज है, सुरक्षा का वो चक्रव्यूह है जिसमें पाकिस्तान फंसेगा और ड्रैगन की चालें खुद उलझेंगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन ये नहीं कि भारत ने पुल बना लिया है, टेंशन ये है कि अब आतंकियों के आने का रास्ता बंद हो गया है। चीन की बेचैनी ये नहीं है कि पुल स्टील से बना है, बेचैनी ये है कि अब भारत अपने सैनिक, टैंक, ट्रेन, ताकत एक बटन में पहाड़ों तक पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ा झटका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार, जो श्रीनगर से सीधे इस्लामाबाद और बीजिंग तक गूंजी है। आज का शो सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर नहीं है, पाकिस्तान और चीन की छाती पर भारत के बज रहे डंके का भी है, भारत के दुश्मनों के गाल पर करारे तमाचे का भी है, और उस तिरंगे का है जो अब पीर पांजाल की चोटियों पर शान से लहरा रहा है। यानी अब न घाटी कटेगी, न भारत झुकेगा। ये नया भारत है जो तरक्की और शौर्य की नई कहानी लिख रहा है। दिल्ली के कुतुब मीनार और पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है यह पुल। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, यह पुल उससे 5 गुना ऊंचा है। आईफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है, यह पुल उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। चिनाब नदी के तल यानी कि रिवर बेड से पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। दुनिया में इतना ऊंचा रेल का कोई भी ब्रिज नहीं है। इस पुल की दोनों छोर से लंबाई 1315 मीटर है। और ये खासियत देखिए आप इस नायाब इंजीनियरिंग की, आर्क शेप में बना हुआ यह ब्रिज उस धनुष की तरह है जिससे निकलने वाली बाणें सीधे भारत के दुश्मनों की छाती में धंसेगी। यह आर्क ब्रिज, चेनाब ब्रिज, पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब पुल से पीएम मोदी ने कैसे पाकिस्तान की नसें हिला दी, पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाले बयान दिए, आपको सुनवाते हैं। आज 6 जून है, याद कीजिए, एक महीने पहले, ठीक एक महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा।
जनाब, ब्रिज की खासियत भी देख लीजिए। लंबाई 1.3 किलोमीटर है, 17 पिलर लगाए गए, मेन आर्क 467 मीटर का और कुल ऊंचाई जमीन से 359 मीटर है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्रिज को कब मंजूरी मिली थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। इस ब्रिज को बनाने की प्लानिंग कह लें, आइडिया कह लें या शुरुआत कह लें, करगिल वॉर के बाद इसकी जरूरत महसूस हुई थी। और करगिल वॉर कब हुआ था? 1999 में। आज हम कहां खड़े हैं? 2025 में, यानी कि 26 साल लगे इस ब्रिज को तैयार होने में। क्यों इतना देर हुआ, इसी पर आज बहस करेंगे। सवाल यह, चुनाव से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्या क्लियर संदेश दे दिया है? भारत के विशाल ब्रिज को देखकर पाकिस्तान क्यों कांप रहा है? भारत ने चीन और पाकिस्तान की हसरतें मटिया मेट कर दी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जब एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज को बनकर तैयार होना था तो फिर इसमें इतना वक्त क्यों लगा? बातचीत करने के लिए राहुल आनंद, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चूंकि आज भारत के सबसे ऊंचे पुल, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन हुआ है, तो मैं आप सभी मेहमानों को बधाई देता हूं, दर्शकों को भी बधाई देता हूं। और उमाशंकर पांडे जी से शुरुआत करें। उमाशंकर पांडे जी, एक ब्रिज जिसे 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल में बन जाना चाहिए था, उसको बनाने में 26 साल लग गए। करगिल वॉर के बाद ही इस ब्रिज की जरूरत महसूस हुई थी। लेकिन अगर देर हुई तो फिर कैसे देर हुई, क्यों देर हुई? क्या ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं था? विवेक जी, आपका प्रश्न आपके एजेंडे के हिसाब से तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये 272 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो दुर्गम शिवालिक और हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के सीने को चीर के बनाया गया, जिसमें भारत की सबसे बड़ी डिजाइनिंग संस्था डीआरडीओ, जिसकी स्थापना 1958 में पंडित नेहरू ने किया था, वहां से इसकी शुरुआत हुई। 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब ये माना गया कि कश्मीर को भारत के शेष राज्यों से जोड़ने के लिए एक ऐसे रेलवे ब्रिज की जरूरत है। और इसलिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की शुरुआत 1994 में हुई। और तब से तमाम सरकारें आई। नरसिम्हा राव जी के बाद संयुक्त मोर्चा के 3 प्रधानमंत्री रहे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आए। करीब 161 किलोमीटर, ये 272 किलोमीटर में से 161 किलोमीटर रेल परियोजना, जिसके 4 हिस्से हैं, उसके 3 हिस्से 2013 में ही बनकर तैयार हो गया था। उधमपुर कटरा ये 2014 में कंप्लीट हुआ। प्रधानमंत्री जी जब इन्होंने मई में शपथ लिया, तो मुझे लगता है 14 में, जून या जुलाई में वो कटरा स्टेशन का उद्घाटन करने गए थे। तो ये 3 परियोजनाएं पहले पूरी हो गई थी। बाकी जो चौथा इसका भाग था, उसको प्रधानमंत्री जी अब 2025 में वो पूरा हुआ, आज वो उसका उद्घाटन कर रहे हैं। अगर हम पूरे का एवरेज निकालते हैं निर्माण का, तो वो लगभग 9 किलोमीटर प्रति वर्ष का एवरेज औसत निकलता है। हमने नरसिम्हा राव जी जी रहे, भैया, आपने कुमार गुजराल जी रहे, जिसमें एचडी देवगौड़ा जी रहे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, और नरेंद्र मोदी जी रहे। तो मुझे नहीं लगता कि परियोजना में कहीं कोई कभी स्पीड बढ़ी कभी घटी। आप ही निकाल के एवरेज देख लीजिए। नहीं, आपने भैया, आपने कि प्रतिवर्ष कितने किलोमीटर प्रति घंटे, कितने किलोमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से 272 किलोमीटर की परियोजना पूरी हुई है। जी, मैं ये कह रहा हूं, आपने तो बता दी कि भाई आपके एजेंडे के हिसाब से आपका सवाल सही हो सकता है। मेरा तो कोई एजेंडा है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सवाल पूछा, सवाल को आपने एजेंडा बना दिया पांडे जी। दूसरा, आपने जो ये पोस्टमार्टम करा चुनाव ब्रिज का 1999 से लेकर 2025 तक का, इसमें आपने ये नहीं बताया कि आपके कार्यकाल में पूरा क्यों नहीं हुआ, जब 1999 में इसकी शुरुआत हो गई थी तब, या करगिल वॉर के बाद जब इसकी प्लानिंग कर ली गई थी तब? करगिल वार 1999 में हुआ विवेक, और ये परियोजना शुरू हुई थी 1994 में। यानी कि यूएसबी रेल लिंक
ये परियोजना 1994 में नरसिम्हा राव जी के समय में शुरू हुआ था। आप जिस चुनाव रेल ब्रिज की बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 2003 में हुई। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुए। अब आप ये सोच रहे हैं कि हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों पर 3 साल 4 साल में कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो 11 साल में क्यों नहीं पूरा कर लिया? 11 साल क्या कम होते हैं? अगर आप इसको 26 साल 1999 से 26 साल कह रहे हैं, तो 11 साल तो नरेंद्र मोदी जी रहे और 99 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, यानी कि 16 साल तो भाजपा की सरकार रही और बाकी के 3 साल संयुक्त मोर्चा की सरकार रही 1996 से 1999, यानी कि 19 साल, 26 में से 19 साल गैर कांग्रेसी सरकारें रही है। तो आप इसको कांग्रेस पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? मैं नहीं समझ। नहीं, मैंने कांग्रेस पर आक्षेप नहीं किया, मैंने तो सवाल पूछा। आपको पता नहीं हर बात आक्षेप क्यों लग जाता है? आप लोगों के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, मैं नहीं समझ पाता हूँ। सवाल भी आप लोगों को आक्षेप लग जाता है। मैं सवाल पूछता, आप कहते हैं आक्षेप लगा रहा हूं। राहुल आनंद जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। मैं जल्दी से मेहमानों का रुख कर लूं, बारी बारी से आऊंगा। राहुल आनंद जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इस जो चर्चा की शुरुआत है उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो देश की राष्ट्रीयता की और अखंडता पे जो भरोसा दिखाया और मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की, और उसका एक अहम हिस्सा देखने को मिला है। इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि जो नरेंद्र मोदी जी आज तिरंगा लेकर जो चल रहे थे, वो एक बहुत बड़ा संदेश था। उसको थोड़ा सा और संक्षिप्त में अगर बात करें तो ये कहा जा सकता है कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। और आज जो हिंदुस्तान का शेर जो गर्जा है उस पुल के ऊपर, उस ब्रिज के ऊपर, ये पूरे दुनिया ने देखा है और खास करके हमारे पड़ोसी मुल्क ने, तो इसको देखकर उनके मन के अंदर डर की भावना उत्पन्न हो गई होगी। देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी मंशा कितनी है कार्यों को करने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिस बातों को कह रहे थे कि 2004 से 10 के बीच में हमने काम को किया, लेकिन आपको बता दें उसमें कितना % काम हुआ। 2014 के बाद लगातार तेजी से काम को किया गया है। और यही नहीं, आपको मैं बता दूं, एक एक करके पॉइंट बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। जब हमारे यहाँ उरी का जब घटना घटा था तो उस समय कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। सबने इसका मजाक उड़ाया था। और जब सिंधु जल परियोजना को जब हमने स्थगित किया तो उस समय सब कह रहे थे कि कैसे रोक दोगे। तो ये चीजें दिखाई गई कि कैसे रोक देंगे और क्या हमने कर दिया, जो आज पूरे विश्व स्तर पर देखने को मिलती है। देखिए, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि कांग्रेस ने हमेशा सरेंडर करने की नीति से अपने राजनीतिक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। उन्होंने उस समय भी सरेंडर किया था जब चीन को, क्योंकि अगर बातें करें, जो चीजें ये कह रहे थे, अगर बातें करें जवाहरलाल नेहरू जी को तो कुछ भारत के कुछ हिस्से के बारे में तब पता चला जब चीन ने कब्जा कर लिया, तब उनको पता चला ये भारत का हिस्सा था। लेकिन शांति वार्ता को स्थापित करने के लिए उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। यही नहीं, 1971 में बातें कर ले तो उस समय भी सरेंडर कर गए थे, जब हमारी भारतीय सेना एकदम तैयार थी चीजों को पकड़ लेने के लिए। देखिए, बातें वो नहीं है विवेक जी, बातें ये है कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है कि वो पाकिस्तान के एजेंट की तरह काम करते हैं। एक तरफ इनके डेलीगेट भारत का मान सम्मान अगर विदेशों में बढ़ा रहे हैं, वहीं इनके प्रतिपक्ष के नेता पाकिस्तान के सवाल भारत सरकार से पूछ रहे हैं। तो ये चीजें ये करते रहेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। लेकिन भारत को अखंडता और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया था इसलिए ब्रिज नहीं बना? जी बिल्कुल, सरेंडर ही कर दिया था। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि चाइना नाराज हो जाएगा, चाइना डर जाएगा, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते थे। वो जो चीज करते थे चाइना वाले उनको करने देते थे। पाकिस्तान पे इसलिए हमला हम नहीं करेंगे, हमारे लोगों के भले सर काट के लेके जा सके पाकिस्तान, हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि अगर हमने छुआ तो हमारे मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ठीक है, राहुल लाल जी के पास आ रहा हूं, सौरभ दुबे और माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी। विवेक जी, मुझे तो यह आश्चर्य लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम अब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को भी अपने सरकार में गिनती नहीं गिनते हैं। अरे कम से कम मोदी जी श्रेय ले, अटल बिहारी वाजपेयी को तो दे दे श्रेय। चलिए, नरसिम्हा राव को अपना नहीं मानते, बाकी गुजराल जी को अपना नहीं मानेंगे, वो अब देवगौड़ा जी तो कम से कम अभी सरकार में शामिल है, नहीं गठबंधन में शामिल है। देवगौड़ा सरकार को भी क्रेडिट दे दीजिए उनके हिस्से का। देखिए, ये बड़ी दुखद स्थिति है। यहाँ पे जिस तरह से पुल बना है, देखिए पुल बना है, पुल को लेकर आज
अश्विनी वैष्णव जी का बयान था। क्या बयान था विवेक जी? बयान ये था कि दोनों तरफ जो पुल बना है, कम से कम उस पुल का जो नीचे आधारभूत संरचना जो आप दिखा रहे हैं, धनुष नुमा जो पूरा पुल बना है, आधा आधा फुटबॉल ग्राउंड से ज्यादा का जो है कि बेस स्ट्रक्चर बना हुआ है दोनों हिस्सों में। और वो बेस स्ट्रक्चर कब बना था? वो क्या इसी सरकार के पीरियड में बना या फिर वो मनमोहन सिंह के पीरियड में बना? तो देखिए, काम एक निरंतरता में होती है और काम गुणवत्ता और क्वालिटी का जब चाहिए होगा विवेक जी, तो उसमें समय आपको लगाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी आपको लगाना पड़ेगा। नहीं तो हम लोगों ने तो देखा ही, अभी कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जो है कि एक रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। कुछ दिन पहले आंधी तूफान आया, उसके सारे जो है कि चीजें उखड़ पुखड़ के दिखनी शुरू हो गई। मुंबई मेट्रो की स्थिति हम लोगों ने देखी, पहली बरसात की स्थिति आई, हर तरफ जल भराव की स्थितियां हो गई। आधारभूत संरचनाओं का केवल निर्माण ही नहीं होना चाहिए, क्वालिटी पूर्ण निर्माण भी होना चाहिए, समयबद्ध और क्वालिटी के साथ। और वो चीजें हमें इस सरकार के अलग अलग मानक हमें खरे नहीं दिखते हैं। बिहार में तो आपने देखा ही होगा, पुल बिना पानी बिना चीजों के ही पुल जो है कि वहां पे गिर जाते रहे। बिहार में कितने पुलों की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है उसके ऊपर डिबेट किया। तो वो स्थितियां नहीं होनी चाहिए इस क्षेत्र में। और वहां पे हमें लग रहा है कि सभी सरकारों ने मिलकर, वर्तमान सरकार और पुराने सरकारों सबों का योगदान है कि आज हम लोग वो ऐतिहासिक दिन देख रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है जब देश के सबसे बड़े पुराने पार्टी को पाकिस्तान का एजेंट कर दिया जाता है, जब कह दिया जाता है कि नेता प्रतिपक्ष पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। इस सरकार के विदेश नीति की विफलता कितनी ज्यादा है वो खाली मैं चंद सेकंड में रख दूं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद से लड़ने वाले समिति का उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया गया है। अब बताइए, हमारा जो अलग अलग विदेशों में जो टीम घूम रही है, जो गाना बजाना गाते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं हम लोग, कभी शशि थरूर अपने बेटे का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी उपलब्धि कहां दिखाई दे रही है? शशि थरूर तो कल तक आपको बहुत पसंद थे, आज आप कह रहे बेटे का प्रचार कर रहे हैं, ये तो गलत बात है भाई साहब। राहुल लाल जी, उन्होंने और उनके बेटे वॉशिंगटन पोस्ट में जर्नलिस्ट हैं और वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से उन्होंने सवाल पूछा था, अगर आपको याद होगा। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से पूछा। मैं तो कह रहा हूं कि इनका अभी भी मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा है कि शशि थरूर और तमाम जो प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है, वो एक तरफ पाकिस्तान को 2008 के बाद किस तरह से पूरे दुनिया में अलग थलग कर दिया गया था और आज पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने वाले समिति का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। यह हमारे विदेश नीति की सफलता है। इस मामले पे हम लोगों को बड़ी गंभीरता के साथ देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को हम लोग आगे कर रहे हैं कि पीछे कर रहे हैं। अगर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, आप बताइए, सीडीएस में सवाल पूछे, वहां पे उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। हमारे विदेश मंत्री ने जो खुद प्रश्न उत्तर, उन्होंने खुद ऐसे बयान दे दिए कि वो विपक्ष को सवाल पूछने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं तो केवल एक सवाल पूछ रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपने उद्घाटन किया, बहुत अच्छा लगा। ये पूरा रेल लिंक 272 किलोमीटर का रेल लिंक था, 111 किलोमीटर का रेल लिंक का निर्माण वर्तमान सरकार ने किया है, उसके लिए उन्हें बधाई मिलेगा। लेकिन उसके पहले का रेल लिंक का निर्माण पुरानी सरकारों ने किया है। लेकिन आप उद्घाटन के लिए तो जम्मू कश्मीर गए, पीड़ितों अरे भाई साहब, पहुंचेंगे, पूछ कर जाएंगे आप, और पाकिस्तान को मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, ब्रिज को बहुत पहले बन जाना चाहिए था, आखिर इतनी देर क्यों हुई? इस बार मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि किस सरकार की क्या भूमिका रही। भाई, जिसने फीता काटा काम उसका, बात खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं होता। यही तो विश्लेषण गलत विश्लेषण है विवेक जी। फीता तो कोई भी काट लेगा, लेकिन काम मजबूती के साथ किसने किया, क्वालिटी के साथ किसने उसका आधारभूत संरचना, आधारभूत रूपरेखा रखा है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। जी, सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। बीजेपी तो बार बार कह रही है चिनाब ब्रिज का काम आप लोगों ने लटका दिया था, फंडिंग की कमी भी हो गई थी, इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। सौरभ दुबे कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में राहुल आनंद जी और पांडे जी आपके पास आ रहे हैं।